Assalamu alaikum viewers. In today's module, I will be teaching you about the financial management basic concept, and it is a second part, and it will help you in senior auditor interview and test exam, commerce lectureship exam, and all other examinations or commissions related to commerce and business studies. So let's start. First, I will discuss about the structure of organization and the role of finance manager. Now, what is structure? Structure basically refers to a well defined authority responsibility relationship. एक hierarchy होता है in which we can know that who is responsible to who is the subordinate and who is the superior who will give the orders. कौन ऑर्डर देगा, कौन उसको जो है ऑर्डर को पूरा करेगा, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं. इट्स ऑल इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. नाउ in organizational hierarchy, there are 3 levels of management, and you can look at this. The first one is the top managers, जिनको हम board of directors बोलते हैं. Second level is middle managers, chief executive officers, और first 9 managers जो corporate officers कहलाते हैं. Now the top level managers क्या करते हैं? They must have the conceptual skills. It means they must have a high intelligence, जिसमें वो क्या कर सकते हैं? हाई इंटेलिजेंस इसलिए हो क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसीज़ बनाते हैं, कंपनी को हैंडल पूरा ये करते हैं. मेजर जो कंपनी का मिशन विजन है, कोर वैल्यूज़ एंड बेसिक पॉलिसीज़ हैं, वो सारी अपर लेवल पे बनती हैं. दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एज यू नो कि कंपनी में ऑलवेज ऑनरशिप इज़ सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट अलग है, ऑनरशिप अलग. शेयर होल्डर्स जो ऑनर्स हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं और वो उनको पावर देते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके पैसे को यूज़ करके अच्छे से बिजनेस को चलाएं और उनके लिए डिसीजन मेकिंग करें. नाउ मूव टुवर्ड्स द मिडल मैनेजर्स. जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पॉलिसीज़ अपने ऑर्डर्स जो हैं मतलब जो है बेसिकली फॉर्मुलेट किए, नाउ कम्स टू मिडल मैनेजर्स. व्हाट दे डू, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये भी है कि वो ओवरऑल लुक आफ्टर करेगा परफॉर्मेंस ऑफ अदर लेवल मैनेजर्स. चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसके पास ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेज करना है, बजट कितने लेवल में कितना बनाना है. ठीक है. उसका एग्जैक्ट पैसा जो है कितना एडवर्टाइजिंग पे लगेगा, कितना ज़्यादा जो है हमारे रिसर्च फैक्टर पे लगेगा. एज यू नो रिसर्च इज़ नेसेसरी क्योंकि वी हैव कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड द न्यू मैथड्स, द न्यू नीड्स, दैट व्हाट द कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट कस्टमर्स नीड, हाउ वी विल बेस्ट सेटिस्फाई दैम. तो ये सारी चीज़ों के लिए ज़ाहिर बात है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है और वो ऑडिट का भी काम कर रहा होता है. ठीक है. उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिसर्स जो होते हैं वो जो है इम्प्लीमेंट में हेल्प करते हैं कि आइदर द एम्प्लॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क इन अ परफेक्ट वे और नॉट, आइदर दे हैव पर्सनल इश्यूज़ और एनीथिंग एल्स, तो दे कैन ट्राई टू रिजॉल्व इट. और इफ़ दे नीड ट्रेनिंग तो यही ऊपर बताते हैं कि इन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की नीड है. फाइनेंशियल मैनेजर इंश्योर करता है कि आइदर ऑल द फंड्स जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट किए गए वो जो है अच्छे से अप्रोप्रिएट वे में हमने इन्वेस्ट किए या नहीं. हमारे गोल्स ऑफ अ फर्म क्या होते हैं? दे आर 2 बेसिक गोल्स. नंबर 1 इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नंबर 2 इज़ वैल्यू और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. एज इट सीम्स दैट दे बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स बट नॉट एग्जैक्टली. दोनों टर्म्स में बहुत डिफरेंस है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ अ नैरो टर्म. हाउ इट्स अ नैरो टर्म? बिकॉज इट फोकस ऑन ओनली द टोटल प्रॉफिट, दैट कंपनी कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाए कम से कम टाइम पीरियड में. उसका पूरा गोल ये होता है कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है. माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, वो ये कहती है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज तब किया जा सकता है जब एंटरप्रेन्योर इंश्योर करे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग यूज़ करते हैं हमारी प्रोडक्शन में, उनको बेस्ट वे में अगर यूज़ किया तो डेफिनेटली प्रॉफिट जो है हाई होगा. और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. Now let's move on towards the formula of profit. Profit is equals to total revenue less total cost. You have to deduct
द टोटल कॉस्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू. रेवेन्यू तो पूरा पैसा हाथ में आया. व्हाट अबाउट द कॉस्ट, उसमें कॉस्ट कितनी लगी, व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे सेलिंग पे, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो हमारी लगी, तो वो सब कुछ डिडक्ट करके हमें प्रॉफिट मिलता है. नाउ प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, रिमेंबर, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल कॉस्ट जब बराबर होगी मार्जिनल रेवेन्यू के तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. दिस इज़ द फॉर्मूला एंड रिमेंबर दिस, इट विल मे कम इन MCQ सेक्शन कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है जब मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट पे लगी वो बराबर हो जाए एडिशनल रेवेन्यू के. माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट इज जस्टिफाइड ऑन नंबर ऑफ ग्राउंड्स. वो कैसे जस्टिफाई करती है इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को? वो इस तरह से कि फर्म का बेसिक पर्पस है टू अर्न द प्रॉफिट. सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ अ फर्म इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट. कंपनी की एफिशिएंसी, इट मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, जो हम लोग रेशियो निकालते हैं तो एफिशिएंसी पता चलती है. तो कंपनी की एफिशिएंसी पता चलती है ओनली थ्रू प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट अर्न किया. इन इनपरफेक्ट मार्केट कंडीशन, इनपरफेक्ट मार्केट कंडीशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, विल बी बेटर पोजीशन टू एक्सटेंडेड मार्केट शेयर. जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तभी वो बेटर पोजीशन में आ सकते हैं और इससे क्या हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मोनोपोली पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. मोनोपोली सिचुएशन आपको पता होगी जिसमें एक ही सिंगल बायर होता है और वही हर चीज़ को कम्पीट कर रहा होता है और जो उसका इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं होते वो इन्जॉय कर रहा होता है अपनी पोजीशन को. लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लिमिटेशन क्या है? इसने बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजंस में हम कहेंगे कि ये सूटेबल नहीं है. वाई? जब हम फाइनेंशियल मैनेजर जब डिसीजन लेगा तो वो प्रॉफिट को सिर्फ ना देखे. उसका क्या रीज़न है? नंबर 1, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ने इग्नोर किया. उसने कहा मुझे पैसे से मतलब है पैसा अभी आए प्रेजेंट में, पैसा फ्यूचर में आए या पैसा जो पास्ट में आया था, एक ही बात है. इट डजेंट मैटर्स कि प्रॉफिट मुझे अभी मिल रहा है या प्रॉफिट बाद में मिल रहा है. बट अकॉर्डिंग टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट रेफर्स टू दैट $1 टुडे जो हमारे पास अभी है इन अ प्रेजेंट टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन द डॉलर इन सम फ्यूचर टाइम. जब फ्यूचर टाइम में हमारे पास डॉलर होगा, अब जो डॉलर की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी. नाउ यू कैन कंसिडर दिस थिंग, फॉर सपोज हम फ्यू ईयर्स बैक जाते हैं दैट ओनली ₹1 से हम लोग कितनी चीज़ें ले लेते थे. चार जो हमें चूरन मिल जाती थी और वी कैन से चिप्स, हमें इतनी सारी ढेरों सारी टॉफ़ीज़ मिल जाती थी. नाउ अब आप देखो कि ₹1 में आपको क्या मिलता है. इन अ पास्ट जब हमारे पास पैसा था उसकी क्या वैल्यू थी एंड नाउ अब हमारे पास क्या वैल्यू है. दैट इज़ बेसिकली द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम मैटर करता है. अभी जितने पैसे की वैल्यू होगी ना वो नेक्स्ट ईयर में या अगले टाइम पे, फ्यूचर टाइम में उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी. नाउ कम टू द रिस्क फैक्टर. रिस्क क्या होता है? प्रॉबिलिटी या चांसेस होते हैं कि मैं जो रिटर्न चाहता हूँ, अगर मैं सपोज मेरे सोच रही हूँ कि मुझे 50 लाख का तकरीबन रिटर्न होगा, लेकिन अगर उसमें चांसेस हैं कि ज़रूरी नहीं 50 लाख का मुझे प्रॉफिट हो, सपोज किसी बड़े से बिजनेस में 10 लाख का हो जाए, ये प्रॉब्ली हो सकती है ना. चांसेस तो हो सकते हैं ना, कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे एक्चुअल में भी वही मिलेगा. तो इस चीज़ को बोलते हैं रिस्क. ठीक है, कि मे भी हम जैसे प्रॉफिट सोच रहे हैं, मे भी उस पर लॉस हो जाए. हर कंपनी, हर डिसीजन मेकिंग में रिस्क होता है. रिमेंबर दिस थिंग, फाइनेंशियल डिसीजंस हर किसी में रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशन होता है. रिस्क एंड रिलेशन ट्रेड ऑफ. जितना ज़्यादा रिस्क हम लोग पुट करते हैं ना, जो यानी पैसा हमने पुट किया या कोई और रिस्क, उतना हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेटर रिटर्न मिलेगा. दिस इज़ अ रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ. तो हमारे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थी उसने रिस्क फैक्टर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था. नाउ द कैश फ्लोज. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिस प्रॉफिट पे फोकस करी है वो ये फोकस नहीं करी कि कैश फ्लो कितना हो रहा है. जब कंपनी को हमारे ऑपरेशंस रन करने थे, रिमेंबर दिस थिंग दैट प्रॉफिट डजंट मैटर्स,
द ओनली थिंग मैटर्स इज द कैश फ्लो। हमारा वर्किंग कैपिटल, अभी हमारे पास पैसा कितना है। कैश फ्लो मतलब होता है कितना कैश इन हुआ, कितना आउट हुआ, उसको हम पूरा डिडक्ट और ऐड करते हैं। फाइनली हम जो टोटल निकालते हैं, हमारा नेट अमाउंट निकलता है कि हमारे पास एक्चुअली इतना है इन हैंड। ठीक है, इन हैंड हमारे पास इतना पैसा है। तो हम कैश फ्लो से ही वो चीज़ मालूम करते हैं ताकि हम डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं जो फर्म की वो पूरी कर सकें। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ने इस चीज़ को इग्नोर किया है। तो यही कह रहे हैं कि प्रॉफिट एक अकाउंटिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम कैश फ्लो बात करें तो वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्रॉफिट, इट्स अबाउट द कैश फ्लो। कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना जो है हम लोग हमारे पास कहीं से आ रहा है, चाहे सेल्स से आए या किसी इन्वेस्टमेंट से आए। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकेंड थिंग, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर दैन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। द रीज़न इज दैट it includes the permanent increase in the market price of capital invested by shareholders. It means ये permanently जो ऑनर है, शेयर होल्डर्स है, ऑनर्स ऑफ अ कंपनी, तो वो उनके जो शेयर्स हैं उनके कैपिटल की वैल्यू को परमानेंट इंक्रीज करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। The market price of share of a company represents the focal judgment of all market participants as the value of a company. अब remember this thing, ये मैं आपको एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ शेयर इज़ ऑफ 10 रुपीज़, एक्चुअल में 10 रुपीज़ का किसी ऑनर ने परचेज़ किया, नाउ इट्स इन मार्केट इट्स वैल्यू इज़ 15 रुपीज़। तो ये कहलाती है वेल्थ मैक्सिमाइज करना, यानी किस तरह अपनी कंपनी को, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना और मार्केट प्राइस ओवरऑल इंक्रीज करना। इट्स अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट से हमेशा ये चीज़ नहीं होती, रिमेंबर दिस थिंग। अगर वेल्थ ऑलरेडी मैक्सिमाइज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। वेल्थ क्रिएशन नीड्स अ लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन, दैट्स वाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्फसाइज ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बात करती है, क्योंकि ये बेटर टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वेल्थ अगर मैक्सिमाइज होगी तो वो परमानेंट हो जाती है। If there are values, there is obviously profit maximization, but profit maximization does not always increase value of organization. जब कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कंपनी का मुनाफा तो इंक्रीज होगा ही होगा, ऑब्वियस थिंग इट्स, बट it is not necessary that if profit is maximized then obviously the health will be or the wealth of organization will be maximized or increased. No. So we can say that profit maximization is a subset of wealth. एक छोटा सा सबसेट है, ये MCQs में आ सकता है। रिमेंबर दिस थिंग, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट में से सबसेट कौन सा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इन वेल्थ मैक्सिमाइजिंग मेक एम्फसाइजेस ऑन कैश फ्लो रेदर देन प्रॉफिट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम लोग कैश फ्लोज देख रहे होते हैं, प्रॉफिट को नहीं देख रहे होते। आई थिंक द वीडियो इज़ नॉट क्लियर, ओ लेट मी चेक। ओके, नाउ इट्स क्लियर। फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मैनेजिंग शेयर वैल्यू इन इंक्रीज मीन्स मैक्सिमाइजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का यही टारगेट होता है कि कैसे शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाए। इसका मकसद होता है मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करना अपनी कंपनी की। यहाँ अब आप देख सकते हैं मार्केट वैल्यू हमारी कंपनी की कैसे इंक्रीज़ होती है, इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ई कहलाते हैं इक्विटी शेयर्स, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ वी, डी मीन्स डेब्ट। एज यू नो गाइज दैट हमेशा जो हमारी एसेट्स बनती है, हमारी कंपनी बनती है, दैट इंक्लूड्स द टू थिंग्स। वन इज़ द इक्विटी शेयर्स जो ऑनर्स के होते हैं, एंड द सेकंड थिंग इज़ ऑफ डिपेंचर्स। डिपेंचर्स हम इशू करते हैं क्रेडिटर्स को बेसिकली, यानी जिनसे हम उधार ले रहे होते हैं। ये तो शेयर होल्डर्स तो ऑनर हो गए, डिपेंचर होल्डर्स ऑनर नहीं होते, उनको हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड इट इज़ फिक्स्ड, यानी हमें चाहे कंपनी लॉस में जाए, डूबे, मरे, जाके उसको एनी हाउ डिपेंचर होल्डर्स को पे करना है।
लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए ऑप्शनल है, अगर उनका प्रॉफिट नहीं हुआ किसी टाइम पे तो वो उसको डिविडेंड पे नहीं करते। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा, मैंने आपको बेसिक 2 फार्मूलाज बताए थे। यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। उसी तरह से आप ये भी याद रखिएगा कि हमारी मार्केट वैल्यू कैसे इंक्रीज़ होती है, जब हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स में ऐड होता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, ये मिल के हमारी मार्केट वैल्यू बनाते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज़ इनफैक्ट द सेंट्रल एम। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेसिक एम है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये याद रखिएगा। कौन सा हमारा बेसिक एम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? सेंट्रल एम होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। So that's it for today. I hope you understand this lecture. Inshallah, I will upload more lectures on financial management. And if you like this video, then kindly do a comment to appreciate me, and also do subscribe my channel. And if you want the latest video updates, then hit the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.